नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट शौकत एपेक्स हॉस्पिटल जयपुर से और स्वागत करते हैं बात पते की स्वास्थ्य चर्चा में। आज हमारे साथ में हैं किडनी ट्रांसप्लांट विभाग के कंसल्टेंट डॉक्टर अजय पाल सिंह जी, डॉक्टर सौरभ जैन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अजय पाल सिंह है। मैं कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट और ट्रांसप्लांट फिजिशियन हूं और पिछले 7 सालों से एपेक्स हॉस्पिटल में काम कर रहा हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सौरभ जैन है। मैं कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट और किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन के रूप में एपेक्स हॉस्पिटल में कार्यरत हूं। तो हमारा सबसे पहला सवाल डॉक्टर अजय पाल सिंह सर आपसे है कि अगर किसी पेशेंट का डायलिसिस से अगर काम चल रहा है तो फिर वो ट्रांसप्लांट क्यों करवाएं, और जो ट्रांसप्लांट है वो डायलिसिस से किस तरीके से बेहतर है, इसके बारे में आप समझाइए सर। शौकत जी, देखिए, डायलिसिस ट्रांसप्लांट को हम लोग कहते हैं रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी के हिसाब से। जब भी किडनी का लेवल या किडनी की फंक्शनिंग काफ़ी कम हो जाती है तो हमें पेशेंट को रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी पे लेना पड़ता है। उसके 2 तरीके होते हैं, ट्रांसप्लांट और डायलिसिस। हमेशा ट्रांसप्लांट ही अगर देखा जाए, क्योर जिसे बोला जाए, तो ट्रांसप्लांट ही रहता है। लेकिन चूंकि अपने यहाँ डोनर्स की लिमिटेड संख्या है, कैडेवरिक डोनेशन जो प्रोग्राम है वो भी बहुत अच्छा डेवलप नहीं है, तो डोनर्स किडनी ट्रांसप्लांट बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं हो पाते हैं। तो पेशेंट जब तक ट्रांसप्लांट के लिए तैयार नहीं होता है या उसको डोनर नहीं मिलता है तब तक अपने को पेशेंट को डायलिसिस पे रखना पड़ता है। डायलिसिस उसका प्योर इलाज नहीं है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा वो बेहतर क्यों है। बेहतर 2 प्रकार से है। डायलिसिस में चाहे वो सीएपीडी हो चाहे हीमोडायलिसिस हो, उसको कंटिन्यूस डायलिसिस प्रोसेस पे रहना पड़ता है। हीमोडायलिसिस के लिए उसको हफ्ते में 2 या 3 बार डायलिसिस रूम में जाना पड़ता है, डायलिसिस सेंटर पे अपना डायलिसिस कराना पड़ता है। प्लस डायलिसिस से केवल उसके वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकाला जा सकता है, फ्लूइड बैलेंस बनाया जा सकता है, लेकिन उसके जो एंडोक्राइन फंक्शन है वो उससे नहीं डेवलप हो सकते। उसके लिए अपने को अलग से सप्लीमेंट करना पड़ता है। जैसे हीमोग्लोबिन की कमी के लिए जो एरिथ्रोपोइटिन है वो अपने को अलग से देना पड़ता है। ट्रांसप्लांट में क्योंकि अपन एक ट्रांसप्लांट उसके शरीर में जो जिनकी किडनी, दोनों किडनियां डैमेज हो गई, उसके शरीर में एक नई किडनी डालते हैं तो ऑलमोस्ट नॉर्मल फंक्शन करती है जैसे पहले करती थी। तो उसको ना तो कोई हार्मोन की जरूरत है, फ्लूइड बैलेंस करने के लिए उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बहुत बेहतर हो जाती है। डायलिसिस वाले पेशेंट्स को वो कितना भी फ्रीक्वेंट अपना रेगुलर डायलिसिस कराएं, फिर भी कहीं ना कहीं वो फ्लूइड ओवरलोड या किसी कॉम्प्लिकेशन के कारण से उनको हॉस्पिटल में बार बार एडमिट होना पड़ता है। जबकि जो ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट हैं उनको अपने को रेगुलर दवाइयाँ लेनी पड़ती है। डेफिनेटली वो दवाइयाँ जीवन भर चलती है, उनको लेनी पड़ती है। थोड़ा सा उनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ता है, इन्फेक्शन से दूर रहना पड़ता है, लेकिन बार बार हॉस्पिटल में जाने में या डायलिसिस कराने की ज़रूरत नहीं है। खाने पीने में भी बहुत कम रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं, जो कि डायलिसिस पेशेंट्स हैं उनमें काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं खाने में। तो डेफिनेटली किडनी ट्रांसप्लांट के बाद में जो पर्सन की जो नॉर्मल लाइफ है वो डायलिसिस पेशेंट्स के मुकाबले काफ़ी बेहतर होती है। इसके अलावा उसकी जो सेक्सुअल लाइफ है या फर्टिलिटी है, इवन ट्रांसप्लांट के बाद में पेशेंट जो फीमेल पेशेंट है वो कंसीव हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें डेफिनेटली आपको डायलिसिस में नहीं मिल पाती। अगर अपन कॉस्ट की बात करें तो एक जो डायलिसिस का खर्चा है करीबन 20 से 25 हज़ार पर मंथ पड़ता है। ट्रांसप्लांट में शुरू में ज़्यादा खर्चा पड़ता है। डेफिनेटली पहले साल में अपन कंपेयर करें तो डायलिसिस के मुकाबले ट्रांसप्लांट में ज़्यादा खर्चा होता है, लेकिन उसके बाद में सिर्फ नॉर्मल उनको दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, जो कि डायलिसिस के मुकाबले खर्चा काफ़ी कम होता है। तो ओवरऑल अपन देखें तो किडनी ट्रांसप्लांट है वो काफ़ी चीपर पड़ता है। तीसरी चीज़ है, डायलिसिस के लिए गवर्नमेंट को सेटअप्स भी बनाने पड़ते हैं ना। डायलिसिस की मशीन्स लेने पड़ेंगे, बड़े बड़े सेटअप बनाने पड़ेंगे। जबकि ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट में ट्रांसप्लांट होने के बाद में उसको अपने घर जाना है, रेगुलर दवाइयाँ लेनी है। तो डेफिनेटली अगर ओवरऑल कॉस्ट देखी जाए या हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट देखी जाए तो वो ट्रांसप्लांट पेशेंट्स में नहीं होती है। पर विडंबना ये है कि अगर अपन देखते हैं इंडिया के अंदर करीबन हर साल 2 लाख लोग हैं वो किडनी ESRD जिसे बोलते हैं, किडनी फेलियर की समस्या से ग्रसित होते हैं, और जो ट्रांसप्लांट है वो करीबन 10 से 12 हज़ार ही हो पाते हैं। तो ऐसे करते करते वो एक वैक्यूम ऐसा बन गया है, बैकलॉग इतना बन गया है कि अपने को डायलिसिस फैसिलिटीज को बढ़ाना पड़ रहा है। अदरवाइज देखा जाए तो ट्रांसप्लांट हमेशा एक क्योर जिसे बोलते हैं या प्रॉपर ट्रीटमेंट वो बोलते हैं, किडनी फेलियर के पेशेंट के लिए ट्रांसप्लांट ही है।
थैंक यू डॉक्टर अजय पाल जी, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। अब मैं डॉक्टर सौरभ जैन सर से सवाल करना चाहूँगा। सौरभ सर, कि ट्रांसप्लांट की जो सर्जिकल टेक्निक है वो कौन कौन सी होती है, उसके बारे में एक बार हमें प्रकाश डालिए उस। शौकत जी, ट्रांसप्लांट एक ऐसी सर्जिकल टेक्निक है जिसमें दो तरह की सर्जरी शामिल होती हैं। ट्रांसप्लांट में एक तो रेसिपिएंट होता है जिसको किडनी हमें लगानी होती है, और दूसरा डोनर होता है जो कि किडनी प्रदान करता है। तो दो सर्जरी इसमें इन्वॉल्व होती हैं, एक तो डोनर की सर्जरी और रेसिपिएंट की सर्जरी। सर्जरी से पहले हम लोग किडनी फंक्शन के हिसाब से या फिर किडनी में आर्टरीज या वेन्स के हिसाब से डिसाइड करते हैं कि कौन सी किडनी हमें डोनर की लेनी है तथा रेसिपिएंट में लगानी है। डोनर की सर्जरी हम दो तरीके से करते हैं, या तो ओपन तकनीक द्वारा या लैप्रोस्कोपिक तकनीक द्वारा। ओपन तकनीक पुराने जमाने में काफ़ी फेमस थी। आज के टाइम में लैप्रोस्कोपिक तकनीक द्वारा ही किडनी निकाली जाती है। लैप्रोस्कोपिक तकनीक द्वारा किडनी निकालने के बहुत सारे फायदे हैं। डोनर की मोबिलिटी बहुत जल्दी वापस आती है, डोनर को हॉस्पिटल में रहना कम पड़ता है, डोनर की डे टू डे लाइफ बहुत ही जल्दी इंप्रूव होती है। उसके अलावा ब्लड लॉस का जो खतरा होता है वो डोनर का लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में कम होता है। तो इनिशियली हम लोग सबसे पहले डोनर की किडनी निकालते हैं। हमारे हॉस्पिटल में हम लोग लैप्रोस्कोपिक तकनीक द्वारा ही डोनर की किडनी निकालते हैं। उसके बाद किडनी रेसिपिएंट में लगाने के लिए हमें जगह बनानी होती है। ये एक बहुत बड़ा मिथ है जो लोगों को लगता है कि रेसिपिएंट में अगर किडनी लगानी है तो उसकी किडनी पहले निकालनी होती है। ऐसा नहीं होता है। सीकेडी पेशेंट में जिसमें कि हमें ट्रांसप्लांट करना है उसकी दोनों किडनी यूजुअली अपनी जगह पर ही रहती हैं। कुछ एक इंडिकेशंस हैं जिसमें कि हमें ट्रांसप्लांट से पहले उनकी किडनी निकालने के लिए नेफ्रेक्टमी करनी पड़ती है। अदरवाइज नॉर्मली किडनी पेशेंट की दोनों किडनी जो कि खराब हो चुकी हैं वो पेशेंट डोनर रेसिपिएंट में अपनी जगह पर ही रहती है। तो डोनर की किडनी के ऑपरेशन के बाद हमें रेसिपिएंट की किडनी में लगाने के लिए जगह तैयार करनी होती है। उसकी जो वेसल्स होती हैं उसे डिसेक्ट करना होता है, जहाँ पे हमें किडनी की वेसल्स लगानी होती हैं। उसके बाद हमें किडनी निकाल के उसकी बेंच प्रिपरेशन करनी होती है। बेंच प्रिपरेशन में हम लोग किडनी के चारों तरफ का फैट हटाते हैं, उनकी दोनों आर्टरी और वेन को डिलिनिएट करते हैं तथा यूरेटर को भी डिलिनिएट करते हैं। उसके बाद रेसिपिएंट की सर्जरी में हम लोग यूजुअली एक्सटर्नल आइलियक वेन, एक्सटर्नल आइलियक आर्टरी, अदरवाइज इंटरनल आइलियक आर्टरी को यूज करते हैं, जिसमें हम आर्टरी से आर्टरी का एनास्मोसिस करते हैं, और वेन होता है जिससे कि ब्लड किडनी से अपने हार्ट की तरफ जाता है, उसमें एक्सटर्नल आइलियक वेन को यूजुअली यूज किया जाता है। इन दोनों के एनास्मोसिस के बाद जैसे ही हम क्लैंप खोलते हैं, यूजुअली पेशेंट का यूरिन लाइव डोनर टेक्निक, अगर डोनर हमारा लाइव है तो उसमें यूरिन तुरंत आने लगता है। उसके बाद हम लोग यूरेटर को यूजुअली ब्लैडर से डायरेक्ट जोड़ते हैं। यूरेटर में ब्लैडर से जोड़ने के लिए हम लोग स्टेंट का यूज करते हैं जो कि हीलिंग में हेल्प करता है, और यूजुअली 4 वीक्स के बाद हम लोग स्टेंट को निकाल देते हैं। इस पूरे ड्यूरेशन के इस सर्जरी के बाद रेसिपिएंट का हॉस्पिटल स्टे यूजुअली 7 दिन के आसपास, 7 से 10 दिन के आसपास रहता है। डोनर की डिस्चार्ज हम लोग 2 से 3 दिन के अंदर कर देते हैं तथा नेक्स्ट डे से ही डोनर अपने नॉर्मल एक्टिविटी में आ पाता है। थैंक यू डॉक्टर सौरभ जैन सर। मैं डॉक्टर अजय पाल जी से एक सवाल और करना चाहूँगा। अजय पाल सर, कि बेसिकली क्या है कि ट्रांसप्लांट कब करवाना चाहिए, क्योंकि ट्रांसप्लांट को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं। कुछ भ्रांति ये भी है कि हाँ डायलिसिस चल रहा है तो ट्रांसप्लांट की आवश्यकता नहीं है, बट एक्चुअल कंडीशन आप कौन सी मानते हैं? और इसमें जो डोनर है वो कौन कौन हो सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होता है कि हम किडनी किसकी ले सकते हैं, तो इसके ऊपर प्रकाश डालिए। शौकत जी, देखिए ट्रांसप्लांट के लिए बताया गया है कि जैसे ही आपकी GFR हम कैलकुलेट करते हैं वो 10 के आसपास पहुंच जाए तो ट्रांसप्लांट के लिए अपने को सोच लेना चाहिए। अगर आपके पास डोनर हैं तो अपने को ट्रांसप्लांट के लिए जाना चाहिए। आपके जो भी नेफ्रोलॉजिस्ट हैं उनसे आपको मिलना चाहिए, आगे ट्रांसप्लांट के लिए ऑप्शन देना चाहिए। ऐसा देखा गया है कि डायलिसिस पे जितना टाइम व्यतीत होता है और अपन ट्रांसप्लांट कराते हैं उतने ही ट्रांसप्लांट में कॉम्प्लिकेशन, रिजेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। बाकी वो आप पे निर्भर करता है, पेशेंट, फैमिली, डोनर, कई सारे फैक्टर्स होते हैं। पर ऐसा देखा गया है कि अगर आपका GFR 10-15 ml पर पहुंच जाता है तो आपको ट्रांसप्लांट के लिए
कोशिश करनी चाहिए। डोनर आपको मिलता है तो आपको ट्रांसप्लांट करा लेना चाहिए। दूसरा आपका प्रश्न है कि डोनर कौन कौन हो सकते हैं। तो देखिए, ट्रांसप्लांट में दो प्रकार के डोनर होते हैं। एक तो लिविंग डोनेशन होता है, एक कैडेवरिक डोनेशन होता है। कैडेवरिक डोनेशन यूजली जो ब्रेन डेथ पेशेंट्स होते हैं उनमें लिया जाता है, उनसे फैमिली की कंसर्न लेने के बाद में वहाँ के ऑर्गन रिट्रीव करके जो भी एक नोटो या सोटो के अंदर एक वेटिंग लिस्ट बनी हुई है उसमें से जो भी पेशेंट एलिजिबल होते हैं उनको बुलाया जाता है और उनका किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता है। अपने यहाँ राजस्थान में भी 2015-16 से कैडेवरिक डोनेशन जो प्रोग्राम है वो चल रहा है और अब तक ऑलमोस्ट 50 के आसपास कैडेवरिक डोनेशन हो चुके हैं। दूसरा आता है लिविंग डोनेशन। उसमें दो चीज़ें हैं कि जब इनिशियली शुरू किया था तो इसमें काफ़ी, आपने अखबारों में या कभी पढ़ा होगा, सुना होगा कि इसमें काफ़ी धांधलेबाजी हुई, कुछ गरीब लोगों की किडनियाँ उन्हें बिना बताए भी निकाली गई। तो गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया 94 में जिसको ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एक्ट बोलते हैं और जिसका फिर वापस इन्होंने अमेंडमेंट किया था 2011 में। उसके थ्रू केवल जो ब्लड रिलेशन में जैसे रियल भाई बहन, माता पिता या बच्चे 18 साल से ऊपर हैं तो वो, प्लस इमोशनली रिलेटेड जिसके अंदर अगर हस्बैंड है तो वाइफ और वाइफ है तो हस्बैंड, ये किडनी डोनेशन देने के लिए लीगली वो अलाउड हैं। इसके अलावा 2000 वाला जो 11 का जो अमेंडमेंट हुआ था उसके थ्रू जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, नाना नानी या दादा दादी, वो भी इसके लिए एलिजिबल है। अगर इसके अलावा कोई ऐसा केस होता है जब इनमें कोई एलिजिबल नहीं हो पाता है किसी भी कारण से, तो अगर कोई दूसरे, कोई चाचा मौसी या कोई दूसरे अगर डोनर डोनेशन के लिए आगे आता है तो उसमें जो एक ट्रांसप्लांट ऑथराइजेशन कमेटी होती है वो डिसाइड करती है कि भाई वो लीगल है नहीं है, उनके बीच में कोई ऐसी खरीद फरोख्त या वैसा तो नहीं है। तो उसके बाद में वो कमेटी अप्रूवल देती है और कमेटी के अप्रूवल के बाद में ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। थैंक यू डॉक्टर अजयपाल सिंह जी। एक मैं डॉक्टर सौरभ जैन सर आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। वो सवाल मेरा ही नहीं, ये बहुत कॉमन सवाल है और वो ये है कि एबीओ इनकॉम्पिटेबल और स्वैप ट्रांसप्लांट जो है ये क्या होता है, इसमें क्या टेक्निक होती है और इसके बेनिफिट क्या होते हैं? शौकत जी, बहुत अच्छा सवाल है। जैसा कि अजय सर ने बताया कि हमारे यहाँ पर कैडेवरिक ट्रांसप्लांट बहुत कम होता है, जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड में जिसकी नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं। तो हमारे यहाँ पर लाइव ट्रांसप्लांट डोनेशन को बढ़ावा देने के लिए, जिससे कि ट्रांसप्लांट ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हो सके, ये टेक्निक्स को लाया गया है। यूजुअली पहले ट्रांसप्लांट होते थे उसमें एबीओ कंपेटिबिलिटी को हम लोग नेसेसिटी मानते थे, जिसमें कि एबीओ इनकम्पेटेबल होने पे हम लोग ट्रांसप्लांट को नहीं करते थे। लेकिन इस वजह से बहुत सारे फैमिलीज ऐसी होती थी जिसमें कि ट्रांसप्लांट की लीगल प्रॉब्लम्स को लेके डोनर किडनी अपने रेसिपिएंट को या अपने रिलेटिव को डोनेट नहीं कर पाता था। तो इसके बाद से एबीओ इनकम्पेटेबल ट्रांसप्लांट इसी वजह से स्टार्ट किए गए। तो आज के टाइम में काफ़ी सालों से एबीओ इनकम्पेटेबल ट्रांसप्लांट स्टार्ट हो गए हैं और जो अभी तक की स्टडीज़ हैं उसके हिसाब से एबीओ इनकम्पेटेबल ट्रांसप्लांट का सक्सेस रेट एबीओ इनकम्पेटेबल और कंपेटेबल का ऑलमोस्ट सेम है। तो इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि लाइव डोनेशन को बढ़ावा दिया गया है। इसके अलावा स्वैप ट्रांसप्लांट होता है कि मान लीजिए किसी फैमिली में अगर ब्लड ग्रुप मैच नहीं हो रहा है, डोनर रेडी है, रेसिपिएंट रेडी है, और एक दूसरी फैमिली है जिसमें उनका भी ब्लड ग्रुप मैच नहीं हो रहा है, लेकिन दूसरी फैमिली के डोनर का पहली फैमिली के रेसिपिएंट का ब्लड ग्रुप मैच है, और अगर पहली फैमिली के डोनर का दूसरी फैमिली के रेसिपिएंट से ब्लड ग्रुप मैच है, तो इसमें डोनेशन को हम लोग स्वैप कर देते हैं। एक फैमिली का डोनर दूसरी रेसिपिएंट को किडनी देता है, दूसरी फैमिली का डोनर पहले रेसिपिएंट को किडनी देता है। ये दोनों सर्जरी सेम डे पे की जाती हैं। इससे हम लोग ट्रांसप्लांट को बढ़ावा दे रहे हैं और लाइव डोनेशन को भी बढ़ावा मिल रहा है। थैंक यू डॉक्टर सौरभ जैन, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। अब अपन चलते हैं डॉक्टर अजयपाल सिंह जी के पास में। अजयपाल सर, बहुत कॉमन सवाल है कि ट्रांसप्लांट हो गया तो क्या ट्रांसप्लांट होने के बाद में भी मेडिसिन चलती है क्या पेशेंट्स की, और अगर मेडिसिन चलती है तो वो कब तक चलती है? और ये भी तो होता ही होगा कि अगर लॉन्ग टाइम तक आदमी मेडिसिन लेगा तो उसके साइड इफेक्ट भी होते ही होंगे। इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये सर, जब किडनी किसी रेसिपिएंट या किडनी फेलियर वाले पेशेंट में प्रत्यारोपित की जाती है तो बॉडी उसको रिजेक्ट करने की कोशिश करती है। उसको रिजेक्शन से बचाने के लिए अपने को कुछ एक दवाइयाँ देनी पड़ती है ताकि वो बॉडी रिजेक्ट ना करे, उस बॉडी को एक्सेप्ट कर ले।
उस किडनी को बॉडी एक्सेप्ट कर ले। तो इसके लिए जो ड्रग्स दी जाती हैं उनको हम इम्यूनोसप्रेशन बोलते हैं। शुरू के अंदर ये लेवल्स ज़्यादा रहते हैं, इसलिए अपने को इंडक्शन इम्यूनोसप्रेशन बोलते हैं। इंडक्शन इम्यूनोसप्रेशन में ATG, बेसिलिक्सिमैब कुछ एक दवाइयाँ होती हैं जो बॉडी को एकदम से उसकी इम्यूनिटी को सप्रेस करती है, ताकि अपन जो किडनी ट्रांसप्लांट कर रहे हैं उसमें रिजेक्शन का खतरा नहीं डेवलप हो। फिर उसके बाद में कुछ एक टैबलेट्स हैं जो उनको लेनी पड़ती है और यूजुअली जीवन पर्यंत लेनी पड़ती है। शुरू में उनकी डोज थोड़ी हाई होती है, जब बॉडी किडनी को एक्सेप्ट कर लेती है तो उसके बाद में धीरे धीरे उनकी दवाइयाँ कम होती है। लेकिन ये आपको चीज़ जाननी चाहिए कि वो दवाइयाँ आपको जीवन पर्यंत लेनी पड़ती है। कई बार ये मिथ्या होती है कि नहीं साहब मैं सब कुछ ठीक हो गया, मैं ये दवाइयाँ क्यों लूँ, डॉक्टर साहब तो ऐसे ही लिख रहे हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि किडनी की बीमारी के साथ ये है कि अगर आप दवाइयाँ छोड़ देंगे तो एक दिन में कुछ नहीं होगा, पर अगर महीने 2 महीने आप छोड़ के रखेंगे तो डेफिनेटली आपका जो किडनी है वो रिजेक्ट हो जाएगी और फिर वो वापस ठीक नहीं होगी। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो भी किडनी, ये जो भी श्रोता सुन रहे हैं उनको ये चीज समझ लेनी चाहिए या जानकारी लेनी चाहिए कि एक बार ट्रांसप्लांट होने के बाद में इम्यूनोसप्रेशन उनको जीवन भर लेना पड़ता है और उसकी डोज डेफिनेटली वो समय के साथ धीरे धीरे कम होती रहती है और बाद में मिनिमल डोज पे अपने को लेना पड़ता है। दूसरा, ये जो दवाइयाँ होती हैं इनके डेफिनेटली अपने को साइड इफेक्ट होते हैं। तो वो साइड इफेक्ट जिसमें जैसे स्टीरॉयड चलते हैं तो उसके कारण से कई बार किसी के डिसइलेक्ट्रोलाइटीमिया हो जाता है, अपनी जो हड्डियां होती हैं वो उसमें कमजोरी आ जाती है, हाइपरटेंशन भी हो सकता है, हाइपरकैलेमिया भी हो सकता है। तो वो रेगुलर जो भी आपके नेफ्रोलॉजिस्ट है उनको चेक करते रहते हैं, उनके पैरामीटर्स को चेक करते रहते हैं और उसके हिसाब से उनकी दवाइयों की जो डोज है वो कम या ज़्यादा करते हैं। तो जो भी ट्रांसप्लांट पेशेंट्स हैं उनको अपने नेफ्रोलॉजिस्ट के हमेशा टच में रहना चाहिए ताकि उन दवाइयों को सही मात्रा में ली जा सके और उनके साइड इफेक्ट से बचा जा सके। थैंक यू डॉक्टर अजयपाल सर, वेरी वेल एक्सप्लेन। डॉक्टर सौरभ जैन सर, आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि ट्रांसप्लांट के बाद में डोनर की लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या कोई दुष्प्रभाव भी पड़ता है और उसकी लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस आते हैं? शौकत जी, आज के टाइम में हमारे देश में लाइव डोनेशन के लिए भी बहुत कंस्ट्रेंट्स इस वजह से हैं कि डोनर नहीं मिलते हैं। एक्ट के हिसाब से हम फैमिली के बाहर डोनर को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो यूजुअली फैमिली जो मेंबर्स होते हैं वो नहीं चाहते कि उन्हीं की फैमिली मेंबर्स में से कोई किडनी डोनेट करे। उनको ऐसा लगता है कि ऐसा करने से उनकी जो किडनी डोनेट करेगा उसकी लाइफ पे बहुत फ़र्क पड़ेगा, बट ऐसा नहीं है। किडनी डोनेशन के बाद भी जो किडनी डोनर होता है वो अपनी लाइफ एकदम नॉर्मल तरीके से जीता है, उसे किसी चीज़ के परहेज की ज़रूरत नहीं होती है। वो अपने लाइफ में दौड़ सकता है, कुछ भी खा सकता है, अपने सारे काम नॉर्मली कर सकता है। आजकल की टेक्निक्स के हिसाब से, लेप्रोस्कोपिक टेक्निक से जब हम किडनी निकालते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा दिन तक रेस्ट की ज़रूरत भी नहीं होती है। किडनी डोनेशन के बाद वो अपनी लाइफ, नॉर्मल लाइफ को बहुत जल्दी रिज्यूम कर लेता है। इस भ्रांति की वजह से बहुत सारे लोग हैं जिनको किडनी मिल सकती है, लेकिन इस भ्रांति की वजह से डोनर नहीं मिल पाते हैं। तो ऐसा नहीं है, डोनेशन करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको बचपन से ही एक किडनी होती है लेकिन उनकी पूरी लाइफ आराम से निकलती है। तो डोनेशन से किडनी डोनर की लाइफ एकदम नॉर्मल रहती है। बिना डरे, बिना कोई सोचे समझे अपने फैमिली मेंबर को किडनी डोनेट करने में कोई हानि नहीं है। सो थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर अजयपाल सर, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सौरभ जैन सर, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे इस स्टूडियो में पधारे और हमारे सवालों का जवाब दिया। श्रोताओं, मैं आशा करता हूं कि आपने जो ये वार्तालाप सुना उससे बहुत सारे सवाल जो है उनके जवाब आपको मिल गए होंगे। एपेक्स हॉस्पिटल सदैव आपके हित के लिए तत्पर रहेगा। मैं शौकत आपके स्वास्थ्य की कामना करते हुए धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद।